जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस का तीसरा अध्याय का सेकंड और आखिरी चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं। इस अध्याय का नाम है शक्ति के नए केंद्र, यानी कि अमेरिका के अलावा जो पावर ऑफ सेंटर उभर रहे थे, जो अमेरिका को एक चुनौती दे रहे हैं और विश्व में नई महाशक्तियां बनके उभर रहे हैं, उसके बारे में इस अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले के अध्याय में हम आसियान और यूरोपीय संघ के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को पूरा देखिए। आने वाले जो हमारे टॉपिक्स है इसी वीडियो में, उसमें हमें ब्रिक्स, चीन, सार्क यानी दक्षिण एशिया का संगठन दक्षेस, और भारत, रसिया, इजराइल इत्यादि के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। क्यों? क्योंकि इस अध्याय का नाम है शक्ति के नए केंद्र, यानी कि शक्ति के नए केंद्र, यानी कि जो नई आर्थिक या राजनीतिक शक्तियां उभर रही हैं उनके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ये नया सिलेबस में ऐड हुआ है। ये जो हमारा अभी पुराना सिलेबस था उसमें ब्रिक्स के बारे में जानकारी नहीं थी, ब्रिक्स नहीं था। जो हमारा सिलेबस कुछ कट हुआ है और उसमें अपडेट भी हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि अपडेट होना, अपडेट कुछ नए टॉपिक्स हैं जो कि पुराने थे वो पुराने खत्म हो चुके हैं और नए टॉपिक्स को ऐड किया गया है। ठीक है, नए टॉपिक्स को ऐड करने के मकसद ये है कि जो बच्चा लोग है वो करंट में और जो विश्व स्तर पर जो अभी करंट की समसमाय की राजनीतिक व्यवस्था चल रही है उससे परिचित हो सके और आज की समस्याओं का या समस्याओं को समाधान के बारे में जान सके। ब्रिक्स क्या है कि ये एक संगठन है, कुछ देशों का समूह है। इसमें कौन कौन है? ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका ये एक देश है जो कि ब्रिक्स नाम के संगठन बनाते हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में रूस में की गई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है ब्रिक्स की स्थापना कहां की गई थी? 2006 में रूस में की गई थी। क्वेश्चन इंस्टाग्राम चैनल है हमारे, वहां पर एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछते रहते हैं, क्विज पूछते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन वहां पे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा बच्चा लोग अपडेट रहना। ठीक है, 2009 में अपनी प्रथम बैठक में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें एस यानी साउथ अफ्रीका जुड़ गया, यानी कि 2009 में जो बैठक हुई उसमें दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। आखिर उसका उद्देश्य क्या है? जो ब्रिक्स है इसका उद्देश्य है प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीतियों तथा परस्पर समानता में हस्तक्षेप ना करना। मतलब कि इनका मकसद है कि जो इसमें सदस्य देश शामिल हैं वो किसी देश के अपने आपस के देशों में उनकी जो आंतरिक नीतियां हैं, जो उनकी सरकार की जो देश चलाने की नीतियां हैं, जो विदेश संबंध उनके स्थापित करने की नीतियां हैं, उनमें इंटरफेयर नहीं करना। जो आपको करना है वो करिए, लेकिन सही होना चाहिए। और हम समानता के आधार पर कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि भैया हमने एक ग्रुप बना लिया, उसमें रसिया पावरफुल है या फिर ब्राजील पावरफुल है या फिर कोई दक्षिण अफ्रीका पावरफुल है, ऐसा नहीं है। सभी समान हैं और हस्तक्षेप नहीं करना में किसी के उसमें, और परस्पर आर्थिक लाभ का वितरण करना है। जो भी हमें अपने व्यापार वगैरह करेंगे, व्यापार से जो लाभ होगा उसका हम वितरण अच्छे से करेंगे। मतलब कि इनका मतलब सीधा सीधा यह है कि आपकी इसका ब्रिक्स का उद्देश्य यह है कि हम किसी भी देश की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो भी आपका मसला है वो सिमटी है आप, और हम समानता के आधार पर करेंगे और हमें व्यापार वगैरह खूब हासिल करना है, तरक्की हासिल करनी है। जो 11वां सम्मेलन है ब्रिक्स का, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019 में हुआ। कहां पर हुआ? ब्राजील में। इसके अध्यक्ष कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। ठीक है, बोल्सोनारो ये ब्रिक्स के अपने जो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसके ब्राजील के राष्ट्रपति थे और ब्रिक्स सम्मेलन के अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर का। ठीक है, तो यहां से एक नंबर के क्वेश्चन के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमें जानना है चीन एक जो वैश्विक महाशक्ति के बनके उभर रहा है। आपने देखा होगा कोरोना महामारी के टाइम पर जिन देशों की जो आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक वृद्धि है, वो की जो पहले हमेशा पॉजिटिव में होती थी, 8% 9% की स्पीड से बढ़ती थी, अब वो माइनस में हो गई। भारत की भी वृद्धि दर -23 डिग्री तक पहुंच गई थी
भारत की भी वृद्धि दर कोरोना महामारी के चलते माइनस में पहुंच गई थी, लेकिन चीन एक ऐसा देश था जिसकी जो आर्थिक वृद्धि दर थी वो पॉजिटिव थी, मतलब कि तरक्की में बढ़ रहा था चीन इस कोरोना महामारी के चलते भी। आप देखते होंगे चीन ने भारत पर अटैक करा, हालांकि भारत का इसका जवाब अच्छे तरीके से दे रहा है, कूटनीतिक तरीके से दे रहा है। भारत के साथ रसिया, जापान, अमेरिका खड़ा है, ठीक है। तो चीन अपनी मनमानी करने लगा है, पाकिस्तान में जगह खरीदने लगा है, श्रीलंका में, बांग्लादेश में जगह खरीद रहा है। तो मतलब कि चीन का दबदबा कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। आखिर हम जानते हैं कि चीन है क्या। 1949 में चीन में क्रांति आई थी। क्रांति का मतलब होता है तीव्र बदलाव, यानी तेजी से बदलाव कर दिया गया। क्रांति जैसे कि वहां पे कोई और शासन प्रणाली चल रही थी और वहां पे क्रांति ला करके, चाहे वो खूनी संघर्ष हो, कैसा भी हो, क्रांति के माध्यम से वहां की व्यवस्था पूरी तरीके से बदल दी। जैसे कि कहीं पर राजा महाराजाओं की व्यवस्था चल रही है, वहां के लोगों ने क्रांति करी और उस व्यवस्था को पूरी तरीके से बदलकर चाहे कोई सी भी अपने हिसाब से व्यवस्था स्थापित कर दे, वो क्या है, क्रांति। 1949 की क्रांति के बाद चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। 1949 की जो क्रांति थी वो माओ ते तुंग के नेतृत्व में हुई थी और जो चीन का जो जिम्मा था वो माओ ते तुंग के नेतृत्व में आया था। 1949, अभी हम आगे भी अध्याय में देखेंगे कि चीन और भारत का रिलेशनशिप कैसा है, लेकिन अभी हम यहाँ पे दृष्टिकोण से देख रहे हैं शक्ति के नए केंद्र के रूप में, ठीक है। और जो तभी इन्होंने साम्यवादी व्यवस्था इन्होंने स्वीकार करी, कम्युनिस्ट सिस्टम इन्होंने स्वीकार किया। इनका मतलब था कि जो सारी की सारी व्यवस्था है वो सरकार के अंडर में रहेगी, प्राइवेट कोई भी चीज नहीं है, और हम दूसरे देशों से व्यापार संबंध वगैरह नहीं करेंगे, हम अपना विकास करेंगे। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था के कारण उत्पन्न कई सारी समस्याएं हुई। जो समस्याएं क्या थी, सबसे पहले इन्होंने अपने एक उद्देश्य बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकरण पे ध्यान देंगे, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियलाइजेशन हम ज्यादा करेंगे, फैक्ट्रियां बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, नई नई चीजें बनाएंगे। इससे क्या हुआ कि इनके जो भी संसाधन थे इनके देश में, वो सारे के सारे संसाधन इन्होंने खत्म कर डाले। दूसरा क्या था, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक कल्याण की योजनाएं नागरिकों को मिल रही थी, लेकिन उससे सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि वहां की जनसंख्या बढ़ रही थी और तीव्र गति से बढ़ रही थी, और जिससे कि वहां पर इन सुविधाओं का लाभ अधिकतर नहीं पहुंच पा रहा था। और साथ साथ में कृषि जो थी इनकी वो पारंपरिक तरीके से की जाती थी, पुरानी तरीके से की जाती थी, नया एडवांस नहीं था, मॉडर्न तरीके से नहीं की जाती, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था, जिससे कि क्या था कि पैदावार ज्यादा नहीं होती थी। पैदावार ज्यादा नहीं होगी तो फैक्ट्रियों में माल नहीं जाएगा, फैक्ट्रियों में माल नहीं जाएगा तो क्या फैक्ट्रियां प्रोडक्शन करेंगी जो कि खेती से संबंधित उत्पादन पैदा करती हैं, नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत थी। अब चीन में जो समस्याएं आई तो उसमें चीन ने बोला कि अब हमें सुधार करना है। क्या करना है? सुधार करना है। सबसे पहले उसने क्या करा, 1972 में अमेरिका से संबंध अच्छे किए। आप ध्यान दीजिएगा, शीत युद्ध के टाइम पर ज्यादातर जो चीन का झुकाव था वो किसकी तरफ था, यूएसएसआर की तरफ, लेकिन 1972 में शीत युद्ध के दौरान ही इसने अमेरिका से संबंध अच्छे बने और राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। ये चीन जो राजनीतिक स्तर पर बोलता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपने में ही बिजी था, आर्थिक तरक्की अपनी कर रहा था, दूसरे देशों से व्यापार वगैरह नहीं करता था, अपनी अर्थव्यवस्था को ही सुदृढ़ कर रहा था, जो एकांतवास इसने अपना लिया था उसे खत्म कर दिया। 1973 में चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा व विज्ञान प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण पर जोर दिया। जो चाउ एन लाई यहाँ के प्रधानमंत्री बने 1973 में, उन्होंने बोला कृषि क्षेत्र में, उद्योग यानी फैक्ट्री वगैरह में, और सेवा सेक्टर मतलब कि जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचर्स हो गए, वकील हो गए, ये सारे के सारे सेवा सेक्टर में, परिवहन वगैरह इसमें, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी में बोला कि हमें आधुनिकीकरण ज्यादा से ज्यादा करना है। 1978 में 1978 में आर्थिक सुधार व खुले द्वार की घोषणा करी। इन्होंने बोला कि अब 1978 में चीन ने घोषणा करी कि अब हम आर्थिक सुधार करेंगे और खुले द्वार की नीति अपनाएंगे, यानी कि हम दूसरे देश से भी व्यापार करेंगे और दूसरे देश भी हमसे थोड़ा बहुत व्यापार कर सकता है, ठीक है। 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया गया। पहले जो खेती होती थी वो सरकार द्वारा निगरानी में करी जाती थी, अब 1982 में खेती का क्या कर दिया गया, निजीकरण यानी प्राइवेट कर दी गई।
2008 में 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। जो फैक्ट्रियां वगैरह जो सरकार चलाती थी अब वो प्राइवेट कंपनियां चलाने लग गई। प्राइवेट का इसको आप इस तरीके से समझ रहे हैं कि अगर आप देखते हैं कि आप सुनते होंगे कि भारतीय रेल को बेचने की बात की जा रही है, जो सरकार बीएसएनएल को, एमटीएनएल को बेचने की बात की जा रही है, यानी कि जो पहले सरकार चलाती थी अब उसको कोई और खरीद लेगा और वो प्राइवेट हो जाएगी। जिससे प्राइवेट होने से क्या होगा कि उसका बंदोबस्त अच्छा हो जाएगा। इसके सकारात्मक नकारात्मक पहलू को मेरे को नहीं चर्चा करनी है, लेकिन मेरा मकसद है आपको समझाना, क्योंकि करंट का टॉपिक इसलिए मैंने आपको समझाया है। ठीक है, 2001 में चीन ने क्या करा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया। और जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का शामिल होने का फंडा यह है कि जो भी इसमें शामिल होता है, जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन में शामिल होता है, उसको अपने द्वार, अपना जो पूरा देश होता है ये उसके द्वार व्यापार के लिए दूसरे देशों को भी, दूसरों देशों के लिए खोलना पड़ता है। यानी कि आपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आपने हस्ताक्षर कर लिए, उसमें शामिल हो गए, यानी कि उसमें शामिल होने का मतलब यह है कि जो दूत आपके देश में दूसरे देश भी आके व्यापार कर सकते हैं। सिर्फ आप ही दूसरे देशों में व्यापार नहीं करोगे, आपके देश में भी दूसरे लोग आएंगे और ये करना पड़ेगा। तो ये इन्होंने कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि सुधार करे, चीन में कुछ कमियां, नकारात्मक पहलू भी है। इन सुधारों की वजह से सबसे पहले क्या था, आर्थिक जो विकास चीन का जो तीव्र गति से हुआ था वो सभी वर्गों तक नहीं पहुंचा। अमीर लोग अमीर हुआ, गरीब लोग और गरीब हुआ। ठीक है, अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ने लग गई। पूंजीवादी व्यवस्था के कारण बेरोजगारी बढ़ी। पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब क्या है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना, और अधिक से अधिक लाभ कमाना मतलब कि अधिक से अधिक शोषण करना, और शोषण के कारण बेरोजगारी बढ़ने लग गई। महिलाओं के लिए काम करने के हालात संतोषजनक नहीं थे। गांव, शहर और तटीय लोगों के मध्य अंतर हो गया। गांव में जो रहते थे उनकी इकोनॉमी, उनकी दशा जो थी वो अच्छी नहीं थी। शहर में जो और तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते थे व्यापार में संलग्न थे, उनकी तरक्की ज्यादा होने लग गई। ठीक है, साथ साथ में पर्यावरण को क्षति हुई, क्योंकि ये औद्योगिकरण का तीव्र गति से प्रयोग करने लगे, औद्योगिकरण तीव्र गति से करने लगे, तो इससे क्या हुआ, पर्यावरण को क्षति पहुंचने लग गई। प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार चीन में फैल चुका है। आपने कई बार सुना भी होगा, चीन में जो वहां की सरकार है वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बोलती है। आपने कोरोना टाइम पे कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपने ये समझा होगा कि वहां की जो कम्युनिस्ट सरकार है वो किस प्रकार से लोगों की अभिव्यक्ति को दबा रही है और किस प्रकार से वो वहां पर चीजों को सामने नहीं आने देती जो उनके खिलाफ हो रही है। तो इस टॉपिक में भी इतना ही है। अगला टॉपिक है हमारा सार्क, वो देखते हैं हम। हमारा अगला टॉपिक है सार्क। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, हिंदी में है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। यानी कि ये इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा संगठन है जो कि दक्षिण एशिया में स्थित है। दक्षिण एशिया के देशों ने इसे मिलकर इस संगठन को बनाया है। आखिर है क्या, पहले देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई। दक्षिण एशियाई देशों ने आपस में सहयोग करने के लिए, आपस में तरक्की हासिल करने के लिए, आपस में जो कि तनाव, मनमुटाव, राजनीतिक विद्वेष जो भी था उनको खत्म करके अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए, अपने क्षेत्रीय संगठन में विकास करने के लिए 1985 में दक्षेस की स्थापना करी। दक्षेस यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, या इंग्लिश में बोलो सार्क। फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म बताइए, 1 नंबर का पूछ सकता है। 2005 में जब 13वां सार्क शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ, ढाका में अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ। यानी कि 2005 में इनकी एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ, उससे पहले सार्क में शामिल नहीं था। इसमें कौन कौन से देश हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ये देखिए ये देश है, इसमें चीन कहीं भी नहीं है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सार्क में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, उसमें चीन का नाम आ जाएगा, म्यांमार का नाम आ जाएगा, तो वो हटाना, ये ध्यान रखिए। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगान और बांग्लादेश, यही देश इसमें शामिल है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है।
सार्क का जो मुख्यतः उद्देश्य है वो अपने क्षेत्र में व्यापार बड़े स्तर पर करना, आपसी क्षेत्र में व्यापार करना, और दूसरा क्षेत्र में शांति बनाए रखना, कोई भी मनमुटाव है उसको सैन्य संकट में नहीं बदलना, ये इनके उद्देश्य हैं। सार्क सम्मेलनों में जो कि इसके टाइम पर मीटिंग्स होती रहती हैं, मीटिंग मतलब सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, आतंकवाद समाप्ति, व्यापार व विकास को बढ़ावा देने पर समझौते होते रहते हैं। साथ साथ में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने 2004 में साफ्टा की स्थापना करी। साफ्टा में क्या था, इसके तहत ये अपने सदस्य देशों में आसानी से व्यापार कर सकते थे। पाकिस्तान को छोड़कर भारत का अन्य देशों के साथ मधुर संबंध है, और ऐसा यह भी देखा जाता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, वो सरकार दक्षिण एशिया जो अपनी सार्क है उस पर विशेष ध्यान दे रही है, साथ साथ में आसियान पर ध्यान दे रही है। ये विदेश नीति अच्छी है, आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। देखिए एग्जाम में जो आपको एक आंसर लिखना होता है, क्या लिखना होता है उसमें, एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्या मांगता है, एग्जामिनर मांगता है कि आपको मूलभूत जानकारी पता हो और आप में थोड़ा एक्स्ट्रा हो। देखिए एग्जाम में एग्जामिनर नंबर फ्री का नहीं देता, उसे लेना पड़ता है भैया, उन्हें लेना पड़ा, कुछ दिखाना पड़ेगा ना कि भैया आप कुछ अच्छे से लिखे हो। अब एक बार सोचिए कि मैं ही एग्जाम चेक करूंगा आपका, तो आप एक यही छोटा मोटा लिख के देंगे तो मैं नंबर तो मैं दे दूंगा फिर भी, लेकिन क्या 90 क्रॉस करोगे आप? थोड़ा सा एडवांस वाला जानकारी होना चाहिए, ठीक है। करंट में देखते रहिए, कुछ कोई जरूरी नहीं है आपकी किताब में नहीं लिखा वो करंट जानकारी नहीं लिखना, आपको अखबार पढ़िए, न्यूज देखिए, आपके आसपास सोशल मीडिया में जो चल रहा है उसमें अपडेट रहिए, उसमें लिखिए। जैसे कि अभी मैंने आपको पिछला चीन पढ़ाया था, चीन में अब चीन एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, उसमें आप कोरोना वायरस को नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? कोरोना वायरस के टाइम पर उसने किस तरीके से राजनीति करी है ये लिख सकते हो आप। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में उसने किस प्रकार से हस्तक्षेप किया है लिख नहीं सकते, लिख सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू है आपका। तो ये सारी चीजें हैं, करंट भी आपको लिखना है। तो अपना क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार सार्क आसियान वगैरह क्षेत्र में जो काम कर रही है उसको भी आप लिखना जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो था हमारा सार्क, बहुत ईजी है, दक्षिण एशिया देशों का एक संगठन है, व्यापार शांति वांति करनी है, इनका बस यही मकसद है। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है, साफ्टा। साफ्टा की स्थापना 2004 में हुई, और अफगानिस्तान कब शामिल हुआ? देखो इसमें मुझे डाउट है 2006 या 2007, ठीक। अब हम देखते हैं अगला अपना टॉपिक, रूस। रूस अब तक हमने देखा संगठन किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय संगठन किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कोई देश जिसमें हमें रूस देखना है। रूस आप जानते ही हैं, रूस 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और रूस ने एक सोवियत संघ की स्थापना करी, जिसका एक तरीके से लीडर रूस ही था, रूस के हाथ में ज्यादा पावर थी। यूएसएसआर के पतन के बाद उसका उत्तराधिकारी बनकर उभरा है और एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा है। रूस के पास खनिज संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, गैस है, पेट्रोलियम संसाधन है, जो कि इसे बहुत बड़ी शक्ति बनाते हैं। साथ साथ में ये परमाणु संपन्न देश है, इसने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी को काफी एडवांस कर लिया है, परमाणु के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ जो वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी है, साइंस और टेक्नोलॉजी काफी क्षेत्र विकसित है ये, और ये साथ साथ में वैश्विक मंच पर एक शक्तिशाली स्थिति रखता है। जैसे कि यूएन है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ जो अपना है, यूएन में रसिया इसकी स्थायी सुरक्षा परिषद का सदस्य है, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद एक यूएन का एक बॉडी है, काफी या कहें काफी क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है यूएन। और सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद में कितने देश शामिल हैं? सिर्फ और सिर्फ 5, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना।
ये देश शामिल है। भारत भी प्रयास कर रहा है इसके लिए कि भारत सुरक्षा परिषद का हिस्सा बन जाए। अब हम देखते हैं भारत देखिए कि भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत वैश्विक मंच पर राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में काफी तरक्की हासिल कर रहा है और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं भारत उन पर अच्छे से भाग लेता है, उनको डोनेशन देता है, मतलब कि काफी तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। चीन, जैसे कि आप देखोगे डोकलाम का विवाद हुआ था, चीन एक अच्छे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तरीके से, दबदबे के तरीके से जापान, रसिया और अपने अमेरिका की मदद से चीन ने पीछे हटा। हालांकि अभी विवाद बना हुआ है कि चीन हमारे जम्मू कश्मीर के लद्दाख में आया हुआ है। विवाद बना हुआ है कि है या नहीं, ये अपना एक अलग विषय है। ठीक है, भारत 21वीं शताब्दी में एक उदयमान मतलब कि एक उग रहा है, उभर रहा है, उभर नहीं चुका है, वो सच्चाई है, उभर रहा है और वैश्विक महाशक्ति के रूप में ये जाना जा रहा है। इसकी 135 करोड़ जनसंख्या है, आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, सांस्कृतिक इसका आपस में उभर रहा है। और यही चीज 135 करोड़ की जनसंख्या यानी कि बच्चों की जनसंख्या, युवाओं की जनसंख्या, जो कि बताता है कि भारत के पास एक कार्यशील जनसंख्या उपलब्ध है और भारत इस कार्यशील जनसंख्या के माध्यम से एक वैश्विक शक्ति बन सकता है, क्योंकि उस देश की जनता ही उस देश की तरक्की की राह सुनिश्चित करती है। अगर भारत अपनी 135 करोड़ की जनसंख्या है, उनको शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे से उपलब्ध कराता है, तो आने वाले भविष्य में वो काफी ज्यादा तरक्की कर सकता है। भारत आर्थिक क्षेत्र में विकसित हो रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में विकसित हो रहा है, वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र में दबदबा बन रहा है भारत का, सांस्कृतिक क्षेत्र में है भारत का दबदबा। तो ये बताता है कि भारत एक शक्तिशाली देश बनकर उभर रहा है। भारत की सैन्य क्षमता, भारत की सैन्य हथियार, परमाणु तकनीक इसे आत्मनिर्भर बनाती है। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार काम कर रही है, उनका मेक इन इंडिया जो इनका एक योजना है कि जो भी हम प्रोडक्ट है अधिक से अधिक अपने भारत में ही बनाएंगे। तो ये जो अगर प्रोडक्ट सफल, ये योजना जो सफल बनती है मेक इन इंडिया की, तो भारत एक आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में उभरेगा। ठीक है, अब देखते हैं इजराइल क्या है कि ये पश्चिम एशिया का एक देश है और ये देश उन देशों में अपनी जगह बनाता है जहां पर उसके आसपास के देशों में अधिकतर अशांति रहती है। इजराइल एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। कैसे उभर रहा है? ये अर्थव्यवस्था इसकी अच्छी है, साथ साथ में जो इसकी सबसे ज्यादा अच्छी है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी इसकी सबसे ज्यादा अच्छी है। इसका रक्षा क्षेत्र में जो हथियार हैं वो अच्छे बन रहे हैं। भारत भी इजराइल से हथियार मंगवाता है। इसकी गुप्तचर संस्थाएं यानी जासूसी इसकी जो संस्था है काफी एडवांस है और यही इसे एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभार रही है। पश्चिम एशिया की ज्वलंत राजनीति में अदम्य साहस के साथ ये अभी भी इजराइल खड़ा है और भारत का इजराइल के साथ अच्छा संबंध है। देखिए, आपको एक होमवर्क देता हूं, एक रसिया के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, भारत के बारे में अच्छे जानते हैं, एक बार इजराइल के बारे में अच्छे से जानिए, सार्क के बारे में अच्छे से जानिए, गूगल करिए, यूट्यूब देखिए, किसी और यूट्यूबर चैनल को देखिए। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए, एडवांस में वीडियो बनाएंगे। लेकिन हाँ, सिलेबस में इतना ही है और ये इनफ है। तो आज का जो हमारा तीसरा अध्याय है वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, कुछ भी इसमें बचा नहीं है। फिर भी आपको लगता है किसी प्रकार का डाउट है, हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, Instagram चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन करिए, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इस पूरे के पूरे लेक्चर का जो बोर्ड का नोट्स है वो आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगा और साथ साथ में जो एक्स्ट्रा नोट्स हैं वो भी आपको इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़े नोट्स हैं वो आप और आपकी नोटबुक वही एक जो चीज है जो कि आपको कामयाबी दिला सकती है। हम सिर्फ एक जरिया बन सकते हैं और जरिया ही रहेंगे। तो आपको जो मेहनत करनी है वो सिर्फ और सिर्फ आपको करनी है। किस प्रकार से मेहनत करनी है, किस तरीके से करनी है, ये हम बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।